नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक कमाल की ऐतिहासिक जासूसी कहानी में गोता लगाने वाले हैं। हमें समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय इतिहास के आधुनिक काल की इस उलझी हुई कहानी की कड़ियां आखिर कैसे जोड़ी गई। यकीन मानिए, ये सिर्फ तारीखों का कोई उबाऊ पुलिंदा नहीं है, बल्कि सुरागों और सबूतों से भरी एक बेहद रोमांचक खोज है। अब जरा सोचिए, किसी भी देश का आधुनिक इतिहास आखिर लिखा कैसे जाता है? मेरा मतलब है 200 साल पहले असल में क्या हुआ था, ये जानने के लिए सिर्फ किताबों में लिखी एक लिस्ट पढ़ लेना तो काफी नहीं है ना। इसके लिए विद्वानों को एकदम किसी ऐतिहासिक जासूस की तरह काम करना पड़ता है, जो बीते हुए कल के हर छोटे बड़े सुराग की बारीकी से तहकीकात करते हैं। तो इस रोमांचक सफर में आज हम मुख्य रूप से 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। पहले हम आधुनिक काल को समझेंगे, फिर अंग्रेजों के उदय की बात करेंगे, उसके बाद पुराने सरकारी रिकॉर्ड्स, आम लोगों की बुलंद आवाज और आखिर में आज मौजूद भौतिक और डिजिटल कलाकृतियों की पड़ताल करेंगे। चलिए, बिना किसी देरी के अपने पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। आधुनिक काल की परिभाषा देखते हैं कि ये कैसे इस युग की हमारी बुनियादी समझ को तैयार करता है। अगर हम टाइमलाइन के मुख्य मोड़ों की बात करें तो ये कहानी 18वीं सदी में शुरू होती है, जब 1707 में सम्राट औरंगजेब की मौत के साथ पुरानी मुगल सत्ता डगमगाने लगी थी। इसके बाद 1857 का महान विद्रोह, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बनना जैसे मील के पत्थर आते हैं, और आखिरकार 1947 में आज़ादी और विभाजन के साथ इस काल का एक बड़ा अध्याय पूरा होता है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि 1707 और 1947 के बीच जो अनगिनत घटनाएं हुईं, उनका हिसाब किताब मिलता कहाँ है? यहीं एंट्री होती है आर्काइव्स यानी अभिलेखागार की। ये वो जगह है जहां ऐतिहासिक दस्तावेज और रिकॉर्ड्स बहुत ही हिफाजत से रखे जाते हैं। इतिहास की सबसे गहरी सच्चाइयां इन्हीं धूल भरी अलमारियों में दबी होती हैं। अब आते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, अंग्रेजों का उदय। हमारी ये जासूसी जांच अब उन बड़े राजनीतिक बदलावों की तरफ मुड़ती है जो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आने से शुरू हुए। ये तो हम जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापार करने आई थी, लेकिन उन्होंने 18वीं सदी की राजनीतिक उथल-पुथल का पूरा फायदा उठाया। ऐतिहासिक स्रोत साफ साफ बताते हैं कि कैसे उन्होंने राजनीतिक और आर्थिक शोषण किया, विद्रोहों को कुचला, और फिर 1858 में पूरी सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। लेकिन मजे की बात देखिए, इसी दमन और शोषण ने लोगों के गुस्से को भड़काया और पूरे देश को औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ एक राष्ट्रीय आंदोलन में एकजुट कर दिया। खैर, अब बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, आधिकारिक रिकॉर्ड और रिपोर्ट। अंग्रेजों में इतने बड़े उपमहाद्वीप को आखिर चलाया कैसे, ये समझने के लिए इतिहासकार सीधे उन कागजों को खंगालते हैं जो वो अपने पीछे छोड़ गए थे। यहाँ चीजें सच में बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। हमें 2 बिल्कुल अलग चेहरे देखने को मिलते हैं। एक तरफ अंग्रेजों के टैक्स और प्रशासन वाले ठंडे, एकदम नाप तौल कर बनाए गए सरकारी दस्तावेज हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आम भारतीयों का वो भावुक और जोशीला विरोध साहित्य है जो राष्ट्रीय गौरव की आग से धधक रहा था। आर्काइव्स में आज भी महफूज ये आधिकारिक दस्तावेज हमें प्रशासन का एक बहुत ही डिटेल वाला, भले ही एक तरफा नजरिया देते हैं। चाहे वो 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार हो, 1930 की साइमन कमीशन रिपोर्ट हो, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, या फिर 1913 से 1919 के बीच चंपारण जिले के बारीक जमीनी सर्वेक्षण, ये सब हमें अंग्रेजों की प्रशासनिक रणनीतियों के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। सरकारी फाइलों से बाहर निकलते हैं और चलते हैं भाग 4 पर, लोगों की आवाज। इस हिस्से में हम उन ताकतवर बौद्धिक हथियारों को देखेंगे जिन्हें खुद आम जनता ने आज़ादी के लिए गढ़ा था। यहाँ एक शब्द समझना बहुत ज़रूरी है, वर्नैक्युलर। इसका सीधा सा मतलब है आम लोगों की अपनी स्थानीय भाषा या बोली। ये इतना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इन्हीं स्थानीय भाषाओं के अखबारों ने क्रांतिकारी विचारों को अंग्रेज़ी सेंसरशिप की नज़रों से बचाकर सीधा आम जनता के दिलों तक पहुँचाने का काम किया था। ज़रा सोचिए, उस दौर में देशभक्ति का क्या जज्बा रहा होगा। बाल गंगाधर तिलक के उन अमर शब्दों को भला कौन भूल सकता है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्होंने केसरी नाम का मराठी अखबार निकालकर पूरे देश के जनमानस को झकझोर कर रख दिया था। और बिल्कुल इसी तरह सुभाष चंद्र बोस के उस एक नारे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ने तो जैसे लोगों के भीतर बिजली दौड़ा दी थी।
ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये एक ऐसी ललकार थी जिसने लाखों लोगों को आज़ादी की लड़ाई में एक साथ खड़ा कर दिया। सिर्फ नारे ही नहीं, उस समय किताबें भी बहुत बड़ा हथियार थीं। लाला लाजपत राय की अनहैप्पी इंडिया, महात्मा गांधी की सत्य के साथ मेरे प्रयोग और बंकिम चंद्र का आनंद मठ, ये महज पढ़ने वाली किताबें नहीं थीं। आज भी लाइब्रेरीज में मौजूद ये किताबें वास्तव में राष्ट्रीय चेतना की नींव थीं, जो लोगों को जगाने का काम कर रही थीं। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि इन स्थानीय शब्दों की ताकत का खौफ अंग्रेजों में किस कदर था। अमृत बाजार पत्रिका जैसे अखबारों को ब्रिटिश राज के लिए इतना बड़ा खतरा मान लिया गया कि उन्हें चुप कराने के लिए 1878 में खास तौर पर एक बेहद सख्त कानून वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट लागू करना पड़ा। आखिर में हम पहुंचते हैं अपने पांचवें और अंतिम हिस्से पर, भौतिक और डिजिटल कलाकृतियां। चलिए देखते हैं कि इतिहास के वो कौन से ठोस सुराग हैं जिन्हें हम आज भी छू सकते हैं या बस एक क्लिक से देख सकते हैं। इतिहास सिर्फ पन्नों में दर्ज नहीं है, ये पत्थरों में भी जिंदा है। आज भी शान से खड़ी पुरानी इमारतें जैसे मुंबई का विक्टोरिया टर्मिनस या गेटवे ऑफ इंडिया हमें औपनिवेशिक प्रभाव और अतीत की कई अनकही कहानियों का एक भव्य नज़ारा देती हैं। और अगर अंग्रेज़ों की शाही महत्वाकांक्षाओं और उनके शक्ति प्रदर्शन के विशाल पैमाने को समझना हो, तो पत्थर से बनी ये स्मारकीय संरचनाएं इसका जीता जागता सबूत हैं, चाहे वो कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल हो या नई दिल्ली का भव्य राष्ट्रपति भवन। अच्छा, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 5 से 6,000। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। राजघाट के पास स्थित गांधी स्मृति में महात्मा गांधी की इतनी सारी ओरिजिनल तस्वीरें आज भी सहेज कर रखी गई हैं। ये खजाना हमें इस महान नेता के जीवन को बहुत ही करीब से महसूस करने का मौका देता है। और हाँ, आज के ज़माने के हिस्टोरिकल डिटेक्टिव को पुराने धूल भरे कमरों में खाक छानने की ज़रूरत नहीं है। डिजिटल साउथ एशिया लाइब्रेरी, ब्रिटिश लाइब्रेरी के ऑनलाइन कलेक्शंस और यहाँ तक के विकिपीडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स ने इन अनमोल ऐतिहासिक दस्तावेजों को बस एक क्लिक की दूरी पर ला दिया है। कोई भी कहीं से भी इन्हें पढ़ सकता है। तो इतिहास के इस शानदार सफ़र को ख़त्म करते हुए मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। सोचिए, अगर कल को हमारा आज इतिहास बन जाए तो भविष्य के वो इतिहासकार हमारी कहानी दुनिया को बताने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे? क्या वो हमारे ईमेल्स होंगे, हमारी डिजिटल फोटोज या डेटाबेस? वाकई ये सोचने वाली बात है ना?